हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिविल स्टेप आईएएस में। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए यूपीएससी मेंस के लिए पीवाईक्यूज की स्पेशल एक सीरीज लेके आया है प्रतिभा, जिसमें कि हम यूपीएससी के मेंस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल सारे ही पीवाईक्यूज उसके अंदर कवर होते हैं, साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस किए जाते हैं। इससे पहले हम ज्योग्राफी के अंदर पर्टिकुलरली फिजिकल ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम इस टाइम पे ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट 1 भी डिस्कस कर लिया हमने पिछले लेक्चर के अंदर, और साइमल्टेनियसली आज हम इसका पार्ट 2 और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो भी आज रहेंगे उन सबको हम कवर करने जाएंगे। और साइमल्टेनियसली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से आप अपने जो भी मटेरियल है आपका मेंस का, उसमें एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट यहाँ से आप अपने जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको ऐड ऑन करके अपने मार्क्स के अंदर इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, पर्टिकुलरली यूपीएससी मेंस के अंदर। तो आओ क्विकली सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए ना। और पर्टिकुलरली आज हम, जैसे कि कल भी हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आज भी हम अगले 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली ही आए हैं 2023 के अंदर। तो आओ क्विकली देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बेसिकली जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो बेसिकली आज ये पीवाईक्यूज हैं जिसमें कि हम ऑलरेडी कल ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो यहां से हमने ये वाला क्वेश्चन रबर प्रोड्यूसिंग वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ऑलरेडी कवर किया है। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो ये रहेंगे कि 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहां पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर्टिकुलरली यहां पे। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं 2021 का क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ये कहा गया है कि डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, its mining industry contributes much less to its जीडीपी इन परसेंटेज। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बताऊं कि आप हम सबको पता है कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है, बट स्टिल इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें माइनिंग इंडस्ट्री का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो काफी लेस परसेंटेज में देखने को मिलता है। तो इसको हमने डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को। तो आओ क्विकली स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेंगे कि जिसमें कि वाई ह्यूमन डेवलपमेंट फेल हो रही है, वो मैच नहीं कर पा रही है किस पेस के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस लेवल पे इंडिया में हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इसके कारण हैं वो सब हम जानेंगे अब। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है इन इक्वेलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली यहां पे तो हमें देखने को मिलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज। तो रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब ये है कि कुछ ऐसे रीजन जो बहुत हाई स्पीड पे तरक्की करके और कुछ ऐसे रीजन जहां पे डेवलपमेंट अभी भी नहीं उस लेवल पे पहुंच पाया है कि जिस पेस पे जाना चाहिए था वहां पे डेवलपमेंट। तो आओ देखते हैं इसके अंदर। द इकोनॉमिक ग्रोथ हैव बीन अनइवन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स इन इंडिया, व्हाइल सर्टेन स्टेट्स जैसे कि आप देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैव विटनेस्ड अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे। अदर्स especially in the eastern and the north eastern regions remain underdeveloped। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका ईस्टर्न रीजन और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वहां पे आपको अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। आप देखते हैं अक्सर कि गुजरात मॉडल की चर्चा होती है या फिर वहां की इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, तमिलनाडु के अंदर आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र के अंदर। बट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट या फिर आपका जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पे अब इस लेवल पे विद द, जैसे कि आप देखते हैं कि जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट का टेन्योर आया तो वहां पे अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपको रेलवे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम लाइन के साथ वहां के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को। तो बेसिकली वहां पे आपको उस लेवल पे पर्टिकुलरली डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला जिस लेवल पे आपको गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीजनल डिस्पैरिटी का, जिसकी वजह से आपको ह्यूमन डेवलपमेंट आपको कम देखने को मिली एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम इनइक्वालिटी की, तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया हैज बीन अकम्पनीड बाय राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। जैसे आप देखते ही हैं इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि आपको
एक स्ट्रेटा ऑफ एक घड़ा आपको सोसाइटी के अंदर ये ऐसा देखने को मिल जाएगा जो कि पूरी तरह से बहुत ज्यादा अमीर हो गया और एक ऐसा घड़ा रह गया जो बिल्कुल ही गरीब रह गया। तो मतलब उन दोनों के बीच जो इनकम इनइक्वालिटी का जो गैप है वो क्या हो गया, काफी वाइडन हो गया। तो सिमिलरली द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ हैव नॉट बीन इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड विद वेल्थ कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। तो आप देखते हो जनरली जो बिजनेस क्लास, बिजनेस कम्युनिटी, वो पर्टिकुलरली आपको अर्बन एरियाज के अंदर देखने को ज्यादा मिल रही है अमंग अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कुछ उसमें भी उसका बहुत एक छोटा हिस्सा है, उसमें भी एक आप ये बोल लो कि बहुत एक छोटा हाशिया है, या आप ये बोल सकते हो कि बहुत कम सेगमेंट, बहुत छोटा सेगमेंट है उस पॉपुलेशन का कि जो कि पर्टिकुलरली ग्रो किया अर्बन सेंटर्स के अंदर या अर्बन एरियाज के अंदर, उनकी पर्टिकुलरली जो वेल्थ है, और लिविंग लार्ज सेक्शंस ऑफ रूरल इंडिया एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स बिहाइंड। और जबकि आप देखोगे कि रूरल इंडिया के अंदर खास करके मैं अगर बात करूं गांव की, तो वहां पे काफी बड़ा ऐसा हिस्सा जहां पे कि इस तरह के जो भी रूरल विलेजेस के अंदर, या फिर आप ये देखोगे कि वहां पे पर्टिकुलरली मैक्सिमम पॉपुलेशन कंसंट्रेशन आपको वहां देखने को मिली, बट स्टिल वो हिस्सा ऐसा रहा कि जो कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ अपनी डेवलपमेंट को मैच नहीं कर पाए और पीछे ये छूटते गए। तो इट मीन्स रूरल बैकग्राउंड के अगर आप बोलो या फिर जो विलेजेस के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिली कि वहां पे लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए या फिर वो पिछड़ गए इस इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। तो ये एक फैक्टर रहेगा जिसमें कि आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है फेल हो रहा है टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आई होप यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं, इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वीक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंडिया के अंदर आपको वीक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, खास करके अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में। तो हमारा जो हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर है वो इस मामले में काफी ज्यादा पीछे रह गया। तो बेसिकली डिस्पाइट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंडिया स्टिल फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन विच आर सेंट्रल टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन दो एक इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट स्टिल आप देखते हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर स्टिल इस चीज में पीछे है। चाहे आप इंडिया के अब रैंकिंग की बात देख लो एजुकेशन के अंदर, या फिर सिमिलरली आप अगर बात करें हम, तो जैसे कि कोविड-19 आया था तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से एक तरीके से एक्सपोज हुआ था कि किस लेवल पे आपको, मास लेवल पे आपको डेथ्स भी देखने को मिली, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट स्टिल कोविड ने कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपोज तो जरूर किया था। सिमिलरली एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर रिमेन्स अ चैलेंज। तो इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि क्वालिटी हेल्थ केयर जनरली आप देखते हैं, अगर हम एक मैं किसी पर्टिकुलर की चीज़ में अभी बता देता हूँ ना, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को कटाक्ष कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब बट जनरली ये ट्रेंड देखा गया इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो कंडीशंस है वो काफ़ी दयनीय देखने को मिलती है, जबकि एज कंपेरिजन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंट लेवल का कल्चर देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एक अपने आप में चैलेंज है, स्पेशली खास करके रूरल एरियाज में, लीडिंग टू हाई रेट्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कि जो नवजात बच्चे एकदम से मर जा रहे हैं, या फिर माल न्यूट्रिशनाइड चिल्ड्रंस पैदा हो रहे हैं, या फिर उनको किसी न किसी तरह से कोई कुपोषण की कमी हो रही है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अंडर इन्वेस्टमेंट है सोशल सेक्टर्स के अंदर। अगर मैं बात करूं सिमिलरली वही हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन और हाउसिंग की, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इनसफिशिएंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी इन सेक्टर्स के अंदर, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट जिस वजह से पीछे छूटती जा रही है विद द पेस, उस पेस को मैच ही नहीं कर पा रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिया में। दिस अंडर इन्वेस्टमेंट हैम्पर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती हुई, हैम्पर होती हुई नजर आ रही है सर। और इसके की इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, या फिर एक्सेस टू
बेसिक सर्विसेज, ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे हम लाइफ की बात कर लें या फिर लिटरेसी रेट की बात करें या फिर कुछ बेसिक जैसे कि बेसिक सर्विसेज में रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं पीछे कहीं ना कहीं छूटती जा रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो रही है, हैम्पर हो रही है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, तो जिसमें कि आपको कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर स्टिल अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जा रहा है। सोशल एक्सक्लूजन कॉन्टिन्यूज है यहाँ पे अभी भी, जिसकी वजह से किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे। खास करके किस सेक्शन के ऊपर, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसकी वजह से अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट आपको हैम्पर होती हुई नजर आएगी। उसके बाद अगर मैं जेंडर इनइक्वालिटी की बात करूं तो आप देखते ही हैं कि इंडिया के अंदर खास करके जैसे कि पर्टिकुलरली अगर मैं जॉब्स की बात करूं कि दीज आर द पिंक कॉलर जॉब्स, ठीक है, दीज आर दी वाइट कॉलर जॉब्स, या फिर ये जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है दीज आर ओनली फॉर द गर्ल्स, या फिर दीज आर ओनली फॉर द मेंस, या फिर एक ट्रेंड ये भी देखा गया पर्टिकुलरली इससे पहले कि जहां पे कि मेल डोमिनेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। खास करके ऑफिस किसी भी आप अगर मैं जॉब सेक्टर की बात करूं तो वहां पे उस पर्टिकुलरली जेंडर इनइक्वालिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही, जिस वजह से हमें क्या हुआ कि पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट हमें गिरता हुआ नजर आया और खास करके वो हैम्पर होता हुआ नजर आ रहा है। जेंडर डिस्पैरिटीज रिमेन अ वाइड स्प्रेड इन इंडिया विद वुमेन फेसिंग अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। तो ऑब्वियसली बात है कि वुमेन्स को इक्वली आप हेल्थ केयर में बोल लो, खास हेल्थ केयर की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, यहाँ पे अनइक्वल एक्सेस देखने को मिला। सोशल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया या फिर पेट्रियार्की कंट्रीब्यूट टू लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स फॉर वुमेन। और पेट्रियार्की एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे हम बात भी करते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो पेट्रियार्की ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया कि जिस वजह से वुमेन्स के साथ आपको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ देखने को मिला या काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो फेल होता हुआ नजर आया, एज कंपेरिजन टू स्पेस को मैच नहीं कर पाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो जहां पे कि जॉबलेस ग्रोथ सिनेरियो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। बेसिकली जॉबलेस ग्रोथ सिनेरियो का मतलब सिंपली है कि जहां पे आपका देश इकोनॉमी तो आपकी देश की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है पर पर्टिकुलरली वो जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर पा रही है, इसी को हम बोल देते हैं जॉबलेस ग्रोथ। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, इंडिया हैज फेस्ड अ जॉबलेस ग्रोथ सिनेरियो वेयर द इकोनॉमी ग्रोज बट डज नॉट जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो दिस इज पर्टिकुलरली जॉबलेस ग्रोथ सिनेरियोज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलरली एविडेंट इन दी फॉर्मल सेक्टर के अंदर विद मैनी वर्कर्स स्टिल एम्प्लॉयड इन लो प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल एंड प्रिकेरियस जॉब्स। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आप देखेंगे कि कहाँ यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ से पता चल रहा है फॉर्मल सेक्टर से, जहाँ पे कि बहुत सारे वर्कर्स अभी भी एम्प्लॉयड हैं पर्टिकुलरली लो प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल जॉब्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट को हैम्पर करती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो जैसे ही ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी आई तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी, काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमन मैन पावर थी उस पर आपको लॉस देखने को मिला। खास करके पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे लॉस कहाँ देखने को मिला, हमें एक लाइन खींच दी ऑटोमेशन ने, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं या फिर टेक्नोलॉजी ने, वो एक लाइन ये खींच दी कि डिफरेंस बिटवीन दी स्किल्ड एंड दी अनस्किल्ड वर्कर। तो अब जो अनस्किल्ड वर्कर है उसके ऊपर अपने जॉब जाने का खतरा मंडरा गया और धीरे धीरे वो जॉब्स कम होती गई अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो अब जॉब्स किसके लिए बच गए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जिसकी वजह से अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। Technological advancement and the automation have contributed to economic growth, but they have also led to job losses and widening gaps between skilled and unskilled workers. The need for reskilling and upskilling the workforce is urgent, but has not been fully addressed. तो ये एक important aspect है automation और आपका टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस। तो जिस तरह से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया के अंदर देखने को मिली और पर्टिकुलरली इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो बेसिक जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब रिसोर्सेज के ऊपर क्या देखने को मिला, हमें एकदम से
प्रेशर देखने को मिला, और इसकी वजह से जो इमेंस प्रेशर पड़ा, जिस वजह से पर्टिकुलरली आपको इंप्रूवमेंट देखने को ही नहीं मिली बेसिक सर्विसेज के अंदर। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हुआ कि एकदम से इन रिसोर्सेज के ऊपर और ज्यादा बर्डन, और जिस वजह से हम अपनी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनसे भी हम अब वंचित होना शुरू हो गए। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अब जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी बेसिक सर्विसेज तो ठीक रहे, अब वो बेसिक सर्विसेज भी ठीक नहीं रही, उनका भी क्या हो गया, आप ये बोल लो कि अब पर्टिकुलर रिसोर्सेज का और ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। साइमल्टेनियसली अर्बनाइजेशन हुआ, तो जिस तरह से सिटीज बढ़ती गई, फैलती गई, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट आपको सोशल इनइक्वालिटी की फॉर्म में देखने को मिला, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कमी देखने को मिलेगी, पब्लिक सर्विसेज के अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख भी लो, पर्टिकुलर बड़े सिटीज में जाओगे जहां पे आपको पर्टिकुलरली स्लम्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर वहां पे उस तरह से आप ये चीज देखोगे वहां पे उस लेवल की खास करके एक मार्जिनलाइज सेक्शन को आप ये बोल लो कि वहां पे सिर्फ एक छोटा सेक्शन होगा जहां पे लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही होंगी, बाकी सब रिमेनिंग जो सेक्शन होगा वहां पे उनको लेस फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। तो पर्टिकुलर अगर मैं अर्बनाइजेशन की यहाँ पे बात करूं, तो व्हाइल अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इट आल्सो एक्सबरेट्स सोशल इनइक्वालिटी, स्लम्स इन अर्बन सेंटर्स ग्रो रैपिडली and lack of inadequate infrastructure and public services further reduces human development prospect for urban poor। तो जो अर्बन पुअर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फिर से ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन जो बेसिक सर्विसेज हैं उनके अंदर कमी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फेल होता हुआ नजर आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस के साथ मैच करने में इंडिया के अंदर। इसके बाद पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां पे कि आप देखोगे कि वीक गवर्नेंस आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी, पुअर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा पॉलिसीज का, और साइमल्टेनियसली अकाउंटेबिलिटी तो होगी ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे देखते भी अगर आप हॉस्पिटल में भी चले जाओगे तो एक जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है कि अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज में भी जा रहे हो तब भी पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ कि पेशेंट्स जो हैं लाइन में लगे हुए हैं बट स्टिल उनको एक बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेसिकली वीक गवर्नेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। और खास करके लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैव हिंडर्ड द प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट। करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेंट फॉर वेलफेयर प्रोग्राम्स। और जिस तरह से आप देखते ही हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो करप्शन है उस वजह से जिस पर्टिकुलर स्कीम के लिए फंड जाना चाहिए उस स्कीम के लिए वो फंड जा ही नहीं पाता है, और जिस वजह से पर्टिकुलरली जिस सेक्शन के लिए वो स्कीम बनाई गई थी या जिस एम के साथ या जिस विजन के साथ वो स्कीम बनाई थी, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो अपने ऑब्जेक्टिव तक वो पहुंच ही नहीं पाती है। जैसे कि आपने देखा भी है कि पुराने टाइम में कहा जाता था कि 1 रुपये चलता है तो सिर्फ बीच में 85 पैसे खाए जाते हैं, सिर्फ वो 15 पैसे ही आगे तक पहुंच पाते हैं। तो सिमिलरली वो ये सब वीक गवर्नेंस का हिस्सा है। पॉलिसी गैप की बात करें अगर हम, तो व्हाइल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, दे हैव बीन ऑफन बीन अ piecemeal and have not fully addressed the structural issues in sectors like education, healthcare and rural development. Additionally, many programs are not well targeted and there are gaps in policy coordination and execution. Basically अगर हम बात करें, ठीक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, बट अगर मैं कुछ बेसिक सुविधाओं की बात करूं या कुछ बेसिक सेक्टर्स की बात करें, अगर हम चाहे एजुकेशन ले लें, हेल्थ केयर ले लें या रूरल डेवलपमेंट देख लें, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि किस तरह से जो कौन से मुद्दे हमें एड्रेस करने हैं, पर्टिकुलरली कौन सी स्कीम किस चीज़ के लिए आ रही है, तो वो ढंग से यहाँ पे एड्रेस ही नहीं हो पाती है, या फिर अगर कहीं स्कीम आई तो वो आगे गांव तक पहुंचेगी नहीं। अगर मैं बिल्कुल रूट कॉज पे चले जाऊं, जैसे आप पंचायत लेवल पे चले जाऊं, तो प्रधान तक ही वो स्कीम जा रही है, प्रधान आगे अपने ही चहेतों को बेच नहीं रहा, पर पर्टिकुलरली अपने चहेतों लोगों को स्कीम दे रहा है। बाकी जो दूसरे सेक्शन है जो कि मेन कंसर्न लोग हैं, चाहे वो बीपीएल है या फिर कोई और पर्सन है जो कि डिजायर्ड है, तो उसको साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये सब जो पॉलिसी गैप्स हैं चाहे स्कीम बनाने में या फिर उसको एग्जीक्यूट करवाने में, वो भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट को पेस को क्या कर रहे हैं, वो हिंडर कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि जिस वजह से यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस के साथ मैच करने में। उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते जा रहे हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया आपका,
वाटर स्कार्सिटी हो गया या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया, इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ह्यूमन वेलबींग पे देखने को मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को और खास करके जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन तक, और साइमल्टेनियसली ये किस चीज को रोक रही हैं, ये आपको रोक रही हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन का भी ओवरऑल आप इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं तो जिस तरह से खास करके ग्लोबलाइजेशन ने अनइक्वल बेनिफिट्स दिए, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखने को मिली, बट इस वजह से आपको डिस्पैरिटी भी देखने को मिलेगी। खास करके जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का वो आपको ज्यादा अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा, या जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी सर्विसेज हैं, जबकि एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर में स्लोअर ग्रोथ आपको देखने को मिले। और जनरली जैसे एलपीजी आया था तो इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली आप खुद देखेंगे कि जिस लेवल पे आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो करना, डेवलप करना शुरू किया, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको एक डिक्लाइन ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वो सब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के अनइक्वल बेनिफिट के अंदर ही आ रही है चीज। और इसके बाद एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया जो वर्कफोर्स है अभी भी वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही है, जहां पे वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी है नहीं है, ना ही सोशल प्रोटेक्शन है, ना ही उनके पास डिसेंट वेज और वर्किंग कंडीशंस इजीली अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट को रोक रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ उस पेस को मैच ही नहीं कर पा रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाई ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने इस टाइप के क्वेश्चन को एड्रेस करने में, इस तरह के जो भी चैलेंजेस हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट मिला ही होगा अपने नोट्स के अंदर। तो इसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, अगली पहले इस क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं कि डिस्पाइट इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, वो बोल रहा है कि इंडिया बेशक वन ऑफ द कंट्री थी गोंडवाना लैंड की, बट स्टिल इसकी जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है बहुत लेस यहाँ की जीडीपी में। इन परसेंटेज में अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको हमने डिस्कस करना है। तो आप क्विकली चलते हैं कि वाई ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं गोंडवाना लैंड की, तो पर्टिकुलरली आप सबको पता होगा कि हमने जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक कंबाइंड लैंड मास था जिसको हमने कहा था पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो पानी था उसको कहा था हमने पेंथालासा। तो बाद में जब फोर्सेज उस पर एक्ट किए तो जिस वजह से क्रैक्स डेवलप हुए तो टेथिस सी बना और दो हिस्सों में जो टूटा, ठीक है, जिसमें कि एक गोंडवाना लैंड ठीक में टूटा और एक लॉरेशिया में टूटा। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम गोंडवाना लैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था कि जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे देखेंगे कि इस रीजन के अंदर आपको कोल कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अब बात कर रहे हैं हम इंडिया के उसी माइनिंग इंडस्ट्री की कि माइनिंग इंडस्ट्री में आपको लेस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, कि जबकि इंडिया पर्टिकुलरली गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे कि क्यों ये लेस कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी की परसेंटेज में। तो आओ चलते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर कि फोकस ऑन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करें, स्टिल टुवर्ड्स सर्विसेज। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सिंस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब आया था 1990s में, तो इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो हैज़ बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुई, विच हैज़ ड्रिवन मच ऑफ कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ। तो मतलब हम किस पे शिफ्ट किए, हम चले गए सर्विस सेक्टर के ऊपर ही पर्टिकुलरली, और हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना पड़ा, लैग देखने को मिला। तो पर्टिकुलरली डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, manufacturing in India has not grown at a rate comparable to that in some Asian counterparts like China। जैसे आप देखते भी हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज़ पहले मेड इन चाइना आ रही थी, जब हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम नहीं था पहले, तो बेसिकली हर चीज़ मेड इन चाइना आ रही है। वहाँ पे चाहे कोई छोटा सा छोटा टॉय ले लो या मोबाइल फ़ोन ले लो, तो हर चीज़ पे चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिली। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया किस पे शिफ्ट हो गया, डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे ही शिफ्ट हो गए। तो बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो माइनिंग इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स ड्रिवन है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट शिफ्ट कर गए आप सर्विस सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हमें माइनिंग सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा इंडिया की जीडीपी के अंदर। इसके बाद बात करें
अंडर डेवलप्ड हमारा माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से इवन अभी आप देखेंगे अक्षय कुमार की पर्टिकुलर एक मूवी भी थी जिसमें कि अभी मुझे उस टाइम उस मूवी पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बट आप उसका एग्जांपल कोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि वहां पे भी दिखाया गया पर्टिकुलरली कि जब उसमें अक्षय कुमार ने एक सरदार जी का रोल किया और एक आई थिंक एक इंजीनियर का रोल किया है वहां पे, जियोलॉजिस्ट का, कि वो अर्थ की जमीन के नीचे से वो माइनिंग कर रहे हैं और कुछ माइन निकाल रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वहां पे वो ऑक्सीजन लेवल गिरता है और वहां पे बताते हैं कि उसको कैसे फिर निकालना है वर्कर्स को, सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं कि क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं माइनिंग सेक्टर के अंदर, तो वो सब चीज़ें बताई हैं। तो बेसिकली आप उस मूवी को एग्जांपल को कोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें बताया गया है कि लिमिटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके अंदर भी सिर्फ हमें खुद एक सिंपल एक रस्सी के सहारे वर्कर्स को नीचे भेज रहे हैं और उसको वहां से निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी है उससे कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली इस माइनिंग इंडस्ट्री में आपको कंट्रीब्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक जॉब होती है जहाँ पे आपकी लाइफ जाने का भी खतरा होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। माइनिंग इन इंडिया स्पेशली फॉर मिनरल्स लाइक कोल, आयरन ओर एंड बॉक्साइट हैव बीन heavily reliant on outdated technology and methods। तो बेसिकली हम outdated technology methods का यूज कर रहे हैं। While countries more advanced mining sectors use cutting edge technologies to increase efficiency, India has struggled to modernize its mining practices। तो कहीं ना कहीं हमें modernization की requirement है, क्योंकि हम अभी भी struggle करते हुए नजर आ रहे हैं, हम old traditional methods को ही adopt कर रहे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया सफर्स फ्रॉम एडिक्वेट इनएडिक्वेट बोल लो इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, जैसे कि पुअर ट्रांसपोर्टेशन है नेटवर्क्स हैं जिसमें कि रोड्स हैं, रेलवेज हैं और आपके पोर्ट्स इजीली डेवलप नहीं हुए हैं। साइमल्टेनियसली इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, जिस वजह से एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट जो मिनरल का है वो बहुत ज़्यादा लेस कॉम्पिटिटिव, आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास अच्छे रोड्स होंगे, ना रेलवेज होंगी, ना पोर्ट्स होंगे, तो आपका माल जो है पर्टिकुलरली कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, इंटरनेशनल मार्केट तक उसकी रीच नहीं हो पाएगी। या फिर मैं आप बोल लूँ कि आपके गुड्स जो हैं या आपके जो ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार तक इजीली एक्सेस नहीं मिलेगा, जिस वजह से आप उस कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे ही नहीं पाएंगे और जिसका लॉस हमें फिर से यहाँ पे माइनिंग सेक्टर में उठाना पड़ेगा। इसके बाद रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चैलेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे रेगुलेटरी हडल्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि माइनिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर ऑफन बोग डाउन बाय द कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेटरी प्रोसेसेस सिक्योरिंग माइनिंग लीजेस एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें अगर हम, या फिर लैंड एक्विजिशन की अप्रूवल की बात करें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हमारे ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो पॉलिसी फ्रेमर्स हैं, उसकी वजह से हमें अगेन माइनिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो हमें कम देखने को मिलता है। और ये सब कारण हैं, ये जो रेगुलेटरी हडल्स हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी कतराते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर, जिसकी वजह से आपको डिसकरेजिंग इन्वेस्टमेंट की फॉर्म देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। माइनिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर जैसे कि फॉर कोल सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, जिसके अंदर आपको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगी, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल जाता है, इवन वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और जिस तरह से इंडिया अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा है, ये पर्टिकुलरली मोर क्लाइमेट कंसर्न हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अब आपको देखने को मिलेगा कि आपको स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस देखने को मिलेंगी माइनिंग एक्टिविटीज के भी अंदर, जहां पे लिखा भी है इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, जिसकी वजह से विच हैज लेड टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन माइनिंग एक्टिविटीज। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके वजह से आपको इंडिया के अंदर अगेन माइनिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा इंडिया की जीडीपी के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं अगर हम पर्टिकुलरली, तो कोल माइनिंग होगी स्पेशली इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है, वहां पे काफ़ी ज़्यादा सिवियर एनवायरमेंटल स्क्रूटनिंग इनको फेस करनी पड़ रही है। इवन आप देखेंगे कि अब लोग भी अवेयर कहीं ना कहीं होना शुरू हो गए हैं माइनिंग की वजह के इम्पैक्ट को जानकर, तो इस वजह से लोगों के अंदर भी अब कहीं ना कहीं माइनिंग को लेके उसका सोशल इम्पैक्ट अब लोगों के अंदर भी देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड माइनिंग सेक्टर है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है। अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज माइनिंग इंडस्ट्री स्पेशली फॉर मटेरियल्स लाइक, जैसे
आप खुद देखते हैं कि अगर हम घर भी बनाना हो तो हम क्या करते हैं, किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे जी हाँ मैं बजरी प्रोवाइड कर देगा, रेता प्रोवाइड कर देगा, या फिर कोई और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देगा कंस्ट्रक्शन का। तो वो जो पर्टिकुलरली आ रहा है वो कोई ऐसा फॉर्मल सेक्टर तो है नहीं है, वो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे सैंड, ग्रेवल और स्मॉल स्केल मिनरल्स ऑपरेट्स इनफॉर्मली, तो आप देखते हैं कि इनफॉर्मली ऑपरेट होते हैं ये। इनफॉर्मल माइनिंग लैक्स रेगुलेशन एंड ओवरसाइट, तो इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं ये कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से साफ साफ सीधा मतलब है कि ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करेगा फॉर्मल इकोनॉमी में। तो वो लोग आप देखते ही होंगे कि वो लोग कौन सा टैक्स भर रहे होंगे, या फिर वो कौन सा ट्रैक्टर वाला को टैक्स भरता होगा, वो सब अपनी जेब में डाल रहा है। बेसिकली वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है, और जो कि फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल आपको नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इंडिया ऑल्सो फेस द सिग्निफिकेंट चैलेंज विद द इलीगल माइनिंग, पर्टिकुलर इन स्टेट्स लाइक गोवा हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। द इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स including iron ore, coal, not only leads to lost revenues but also undermines substantial mining, also undermines sustainable mining practices। अब illegal mining हो रही है तो उसका impact क्या देखने को मिलेगा, जो कि हम sustainable mining करना भी चाहते थे अब हम उससे भी वंचित रह जा रहे हैं। और बेसिकली इसके एग्जांपल जैसे कि आप केजीएफ की मूवी का एग्जांपल कोट कर लो, ठीक है, वो जो पुष्पा मूवी आई है जहाँ पे आप खैर वो एक एस्पेक्ट है, मैं अलग बता रहा हूँ, वहाँ पे तो इसका नहीं है, बट केजीएफ का आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। बट वहाँ पे जैसे चंदन का बताया गया है कि चंदन की लकड़ी का जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है, तो वो सब चीज़ें आप एग्जाम्पल वहाँ पे कोट कर सकते हो कि इस तरह से जो इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो कि एक नॉर्मल लेवल पे भी माइनिंग की जा सकती है वो भी नहीं हो पाएगी, या फिर जो सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस है उससे कहीं ना कहीं ये भी हैम्पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्टिकुलरली द इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड माइनिंग सेक्टर की बात करें। ग्लोबल कंपटीशन एंड एक्सपोर्ट चैलेंजेस, अगेन जैसे हमने बात भी की थी पीछे भी कि हमारे पास अच्छे रोड स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से हम इजीली compete नहीं कर पा रहे हैं। जो भी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारे पास प्राइस के इश्यूज हैं या और जो चैलेंजेस हैं, India is a major exporter of certain minerals, particularly iron ore and coal, but its mining sector faces stiff competition from other countries with more efficient mining operations, जहाँ से कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना या ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे ज़्यादा बेटर वे में एफिशिएंट माइनिंग हो पाती है, जिस वजह से पर्टिकुलरली हम ग्लोबल प्राइस के साथ इजीली हम अपने मटेरियल को मैच नहीं या कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। या फिर ग्लोबल प्राइसेस फॉर मिनरल्स लाइक आयरन ओर है, कोल है, ये बिल्कुल वॉलेटाइल है, एकदम से आप फ्लक्चुएटिंग देखने को मिल जाएंगे आपको। और इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है ये बिल्कुल ऑफन सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशन विच कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर ऑफ जीडीपी। तो इसका भी अगेन इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिस वजह से हम ग्लोबल लेवल पे compete नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप लैंड एक्विजिशन इश्यूज देखते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली अगर मान लो कोई लीज पे लिया है, कोई पट्टा ज़मीन का अगर लीज पे ले लिया माइनिंग का, तो अगर कहीं और उसकी ज़मीन किसी और बंदे के साथ लग रही है तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन में समस्या आ जाती है, वहीं पे कहीं ना कहीं क्लियरेंसेज में इशू आ जाते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। माइनिंग ऑपरेशंस स्पेशली फॉर मिनरल्स लाइक कोल है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, ऑफन रिक्वायर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इसके लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए, मच ऑफ विच इज फॉरेस्टेड और इनहेबिटेड बाय इंडिजिनस कम्युनिटीज। या फिर वो क्या होगी, तो फॉरेस्ट लैंड होगी या फिर वहां पे कोई लोकल कम्युनिटीज रह रही होंगी। अब सबसे बड़ा इशू क्या होगा, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर अगर लोकल कम्युनिटी रह रही है तो वहाँ पे उनको टफ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जिस वजह से लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाएगा और मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन वहाँ से नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि इंडिया का जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाएगी इन जीडीपी। लैंड एक्विजिशन इश्यूज अलोंग विद अपोजिशन फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स can delay projects and limit the expansion of this sector. These issues have made it difficult to scale up mining industry in certain regions. और ये भी एक कारण है कि इवन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी इसके अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से ये सिचुएशन जो है लैंड एक्विजिशन का और ज़्यादा टफ बन जाता है, जिस वजह से दोबारा से अगेन जीडीपी के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमें बहुत कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद है इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली बात करें तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं मिलता है मिनरल रिसोर्सेज का, जिस वजह से अगेन माइनिंग सेक्टर जो है लेस कंट्रीब्यूट
जीडीपी के अंदर करता हुआ नजर आएगा। इंडियाज माइनिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन ट्रेडिशनली फोकस्ड, हम अभी भी उन्हीं नैरो रेंज ऑफ मिनरल से, हम ट्रेडिशनली उन्हीं सब चीज़ों पे, जैसे कि कोयला हो गया आपका, या फिर आयरन है, या फिर बॉक्साइट है, हम उन्हीं सब चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं, इन्हीं की माइनिंग के ऊपर हमारा फोकस है। द कंट्री हैज़ नॉट डेवलप्ड अ डाइवर्स माइनिंग बेस, नहीं है यहाँ पे जैसे हाई वैल्यूड मिनरल्स के लिए जिसमें कि गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम अभी तक प्रॉपरली कोई चीज़ डेवलप ही नहीं कर पाए माइनिंग की, कि हम इन मिनरल्स को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। The lack of diversification in mineral resources has limited the sector's ability to contribute significantly to economic growth compared to countries with broader mix of mined resources। और इस वजह से ये जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें कम इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जबकि जिन कंट्रीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है तो उनका ज़्यादा हमें शेयर देखने को मिलता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें वहाँ पे जीडीपी में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें अगर हम लेबर इंटेंसिव या फिर लो प्रोडक्टिविटी नेचर ऑफ सेक्टर की, तो यहाँ पे हमें लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस से। अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की जो माइनिंग सेक्टर है वो लेस प्रोडक्टिव है। माइनिंग इन इंडिया स्टिल अ लेबर इंटेंसिव, आप देखते हैं यहाँ पे काफी सारा लेबर क्लास आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से आपको प्रोडक्टिविटी की जो इंप्रूवमेंट है काफी स्लो देखने को मिलती है। साइमल्टेनियसली स्किल्ड लेबर की, जैसे कि बात भी की थी कि स्किल्ड लेबर की जो शॉर्टेज है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। द माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया सफर्स फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, वर्कर्स ट्रेनिंग एंड एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजीज। तो जिस तरह से स्किल्ड लेबर, जैसे मैंने बात भी की थी उस मूवी की, पर्टिकुलर अक्षय कुमार की जो माइनिंग वाली मूवी थी, तो बेसिकली जो स्किल्ड लेबर की जो कमी है उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिस वजह से आप देखेंगे कि इंडिया का जो माइनिंग सेक्टर है उसका बहुत लेस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पर्टिकुलरली इन जीडीपी। इसके साथ साथ ये सब पॉइंट्स थे जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं ये किस तरह से इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है, बेशक इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के बावजूद, जिस हम गोंडवाना जब कोल की बात करते हैं, ये चीज़ें गोंडवाना कोल ऑलरेडी वहाँ पे बताया भी गया है कि गोंडवाना किस तरह से क्या चीज़ें थी वहाँ पे। तो बेशक गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना पार्ट का हिस्सा होने के बावजूद भी इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पा रही है जीडीपी के अंदर। तो ये सब पॉइंट्स हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जिसको कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पर्टिकुलरली अपने नोट्स के अंदर, अपनी नॉलेज के अंदर आप इन्हांस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि आपका जो मॉडल आंसर है, जो आपके जो आंसर्स हैं, एक प्रॉपर मॉडल आंसर की फॉर्म ले लें और आपके मार्क्स के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट करवा सकें। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम अगले नेक्स्ट और क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के ही और इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब ओवरऑल इसमें कवर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को एक बेटर क्लैरिटी मिल सके यूपीएससी मेंस के कंटेंट के रिगार्डिंग। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेशंस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक इस तरह की और ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच।